हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम के बारे में और जो डी ब्रोगली ड्यूल नेचर है उसके बारे में हम बात करेंगे। इससे पहले की क्लास में हमने बोर मॉडल के पोस्टुलेट्स, लिमिटेशंस और एडवांटेज देखे थे। अगर आप उस क्लास को देखना चाहते हैं तो एंड स्क्रीन पर उसका लिंक दे दिया जाएगा। तो आज हम बात कर लेते हैं। आज का जो टॉपिक हमारा है, ये हम टॉपिक ले रहे हैं स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। क्लास 11th केमिस्ट्री का ये टॉपिक है और यूनिट का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम कंटेंस फॉलोइंग सीरीजेज। कुछ सीरीज होती है, वो 6 टाइप की सीरीज यहाँ पर है। जैसे कि फर्स्ट सीरीज है लाइमन सीरीज, फिर बामर सीरीज, पास्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, फंड सीरीज और हम्प्री सीरीज। ये 6 टाइप की यहाँ पर सीरीज होती है। अगर हम स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं तो इसमें हम N1 और N2 दो की वैल्यू हम देखेंगे। N1 का मतलब हमने आपको बोर मॉडल से बताया था कि N जो होता है वो किसको बताता है, स्मॉल n यहाँ पर जो हम देख रहे हैं ये किसको बताता है, ऑर्बिट को या एनर्जी लेवल को बताता है। तो जैसे लाइमन सीरीज, इन सबको याद रखने का एक तरीका ये भी है, L BP BP H, इसमें सब कुछ आ गया है। L फॉर लाइमन, B फॉर बामर, P फॉर पास्चन, B फॉर ब्रैकेट, P फॉर फुंड और H फॉर हम्प्री। ये इसको याद करने का तरीका है। जैसे लाइमन सीरीज में हम बात करें तो इसमें N1 का वैल्यू 1 आता है और इसके अलावा जो भी बचा वो सब N2 हम पुट कर सकते हैं। तो N1 इक्वल टू 1 आ जाएगा और N2 इक्वल टू 2 3, 2 से स्टार्ट होगा क्योंकि N1 तो 1 हो गया, 2 3 4 और ये इन्फाइनाइट तक जा सकता है। इसी तरीके से हम बात करते हैं बामर सीरीज की। बामर सीरीज में N1 आ जाएगा 2, ठीक है, और बाकी जो बचा वो सब क्या आ जाएगा N2 के अंदर 3 4 5 इन्फाइनाइट तक। फिर पास्चन सीरीज की बात करें तो N1 आ जाएगा 3 और N2 आ जाएगा 4 5 6 इन्फाइनाइट। फिर हम बात करते हैं ब्रैकेट सीरीज की। इसमें N1 आ जाएगा 4 और N2 इजिकल टू आएगा 5 6 7 और इन्फाइनाइट तक ये जा सकता है। फिर फुंड श्रेणी की बात करें, फुंड सीरीज की, तो इसमें N1 आ जाएगा 5 और N2 आ सकता है 6 7 8 और अनंत तक ये जा सकता है, इन्फाइनाइट तक। इसी तरीके से हम प्री सीरीज के अंदर N1 इजिकल टू 6 आएगा और N2 इजिकल टू 7 8 9 और ये अनंत तक। तो इसको हम डायग्राम की हेल्प से भी समझ सकते हैं कि किस तरीके से लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्चन सीरीज और अदर सीरीज पाई जाती है। जैसे कि यहाँ पर ये जो हम देख रहे हैं n इक्वल टू 1 के लिए हमने ये लाइन यहाँ पर बताई है। जो लाइन आप देख रहे हैं n इक्वल टू 1 के लिए देख रहे हैं, फिर n इक्वल टू 2 के लिए आएगा, फिर 3 के लिए, फिर 4 5 6 7 8 9 तक ही जाएगा और अनंत तक ये जा सकता है। तो जैसे हमने लाइमन सीरीज में बात करा था कि लाइमन सीरीज के लिए क्या होगा, n इक्वल टू 1 होगा। तो देखो n इक्वल टू 1 में ही जो है ये स्पेक्ट्रल लाइंस आ रही है। ये देखो 2 से भी 1 में आ सकती है, 3 से भी 1 में आ सकती है, 4 से भी 1 में आ सकती है, 5 से भी 1 में आ सकती है, 6 7 8 9 ऐसे अनंत तक ये चली जाएगी। इन्फाइनाइट से भी अनंत, इसमें n इक्वल टू 1 में अगर आती है कोई भी स्पेक्ट्रल लाइन तो हम उसको लाइमन सीरीज कहेंगे। इसी तरीके से बामर सीरीज की बात करते हैं। जो बामर सीरीज आप देख रहे हैं, बामर सीरीज में जो एरिया होगा N1 इजिकल टू 2 होगा। ये N1 है, यहाँ पर 2 आएगा। तो यहाँ पर जो लाइन बताएंगे हम 3 से 2 में बता सकते हैं, 4 से बता सकते हैं, 5 से 2 में बता सकते हैं, 6 से बता सकते हैं, 7 से बता सकते हैं, 8 और 9 से भी हम इसको बता सकते हैं। यानी N1 का वैल्यू तो 2 रहेगा और N2 का वैल्यू जो रहेगा वो क्या रहेगा, 3 4 5 6 7 8 से आ सकता है। फिर पास्चन की बात करें, पास्चन सीरीज के अंदर N1 इजिकल टू 3 रहेगा। ये पास्चन है। पास्चन सीरीज में N1 इजिकल टू 3 रहेगा और N2 इजिकल टू क्या होगा 4 5 6 और इन्फाइनाइट तक। तो ये देखिए 4 से आ रहा है ये लाइन, फिर ये 5 से आ रही है, 6 से आ रही है, 7 से आ रही है, ऐसे 8 और 9 से ये लाइनें आ रही है। तो इसको हम बोलेंगे पास्चन सीरीज। ब्रैकेट सीरीज के अंदर अगर हम देखें तो N1 इजिकल टू 4 था, तो 4 में ये लाइन आएगी। जैसे 5 से 6 से 7 8 9 से ये लाइनें कहाँ तक आ सकती है, इसमें N1 इजिकल टू 4 में आ सकती है। फिर फुंड सीरीज की बात करें तो N1 इजिकल टू उसके लिए क्या था, 5 था। तो यहाँ पर जो भी लाइन्स हम बताएंगे जैसे 6 to 5, 7 to 5, 8 to 5, 9 to 5 ऐसे अनंत से यहाँ तक N1 इजिकल टू 5 रहेगा। फिर लास्ट हम बात कर लेते हैं हम प्री सीरीज के अंदर। ये हम प्री सीरीज है, इसमें क्या होगा, N1 का वैल्यू 6 होगा और N2 7 8 9 और अनंत इन्फाइनाइट तक हो सकता है। तो देखिए आप 7 से 6 में आ रहा है, 8 से आ रहा है और 9 से आ रहा है। इस तरीके से हम इसमें
बता सकते हैं। अब इनके रीजन की बात कर सकते हैं कि कौन से रीजन में ये लाइंस मिलती है। जैसे लाइमन सीरीज यूवी रीजन के अंदर मिलती है, अल्ट्रावायलेट रीजन में ये मिलती है। फिर बामर सीरीज की बात करें तो विजिबल रीजन में मिलेगी। और इसके अलावा जो भी सीरीज बची पासचेन, ब्रैकेट, फुंड और हम्प्री, ये सब आईआर रीजन के अंदर मिलती है, इंफ्रारेड रीजन के अंदर ये मिलती है। तो इस तरीके से हमने ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो है उसके बारे में ये टॉपिक लिया, स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। इसमें 6 सीरीज हमने देखी, जिसमें हमने देखा लाइमन, बामर, पासचेन, ब्रैकेट, फुंड और हम्प्री। N1 N2 की वैल्यू हमने देख ली है। और N1 1 था लाइमन के लिए, फिर बामर के लिए 2, पासचेन के लिए 3, ब्रैकेट के लिए 4, फुंड के लिए 5 और हम्प्री के लिए 6। अब हम बात कर लेते हैं एक जो फॉर्मूला इसमें आएगा वेवलेंथ को कैलकुलेट करने का। तो कैलकुलेशन ऑफ वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, जो स्पेक्ट्रल लाइंस हमने अभी देखी उनकी वेवलेंथ हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उसे हम रीडबर्ग फार्मूला भी कहते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, रीडबर्ग फार्मूला भी बोलते हैं। रीडबर्ग साइंटिस्ट के नेम पर दिया गया है। वी यूज़ द फॉलोइंग फार्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। अब हम ये फार्मूला देख रहे हैं जिसकी हेल्प से हम वेवलेंथ का कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए वेव नंबर दिया गया है। वेव नंबर को हम न्यू बार से बताते हैं। ये जो आप देख रहे हैं इसको न्यू बार बोलते हैं। वेव नंबर ये होता है इजिकल टू फॉर्मूला है RZ² और बिग ब्रैकेट के अंदर 1/N1² माइनस 1/N2²। तो N1 और N2 की वैल्यू हम अलग अलग देख चुके हैं। लाइमन, बामर, पासचेन जो सीरीज हमने देखी 6 सीरीज इसमें। तो यहाँ पर N1 N2 की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं और उसकी हेल्प से हम वेवलेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस फार्मूला इज नोन एज रीडबर्ग फार्मूला। ये जो फार्मूला आप ऊपर देख रहे हैं इसी को हम क्या बोलते हैं, रीडबर्ग फार्मूला बोलते हैं। अब जो न्यू बार होता है वेव नंबर, उसका एक फार्मूला होता है न्यू बार इजिकल टू 1/λ भी होता है। लैम्बडा जो है यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करता है। तो हमने न्यू बार की जगह देखिए फार्मूले को आगे बढ़ाते हुए 1/λ रख दिया है। बाकी फार्मूला वही है RZ² 1/N1² माइनस 1/N2²। अब लैम्बडा इजिकल टू फार्मूला क्या होता है, C/न्यू। ये लैम्बडा का फार्मूला है। C यहाँ पर लाइट वेलोसिटी है और न्यू जो है फ्रिक्वेंसी है। तो इस लैम्बडा के जगह हम रख देंगे C/न्यू। तो C/न्यू रखने पर यहाँ पर जैसे हम C/न्यू रखेंगे तो न्यू ऊपर चला जाएगा और हमें मिल जाएगा न्यू/C। फिर हम न्यू का वैल्यू अगर यहाँ पर निकालना चाहें तो ये C जो है इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा और फार्मूला आ जाएगा C इजिकल टू CRZ² ब्रैकेट के अंदर 1/N1² माइनस 1/N2²। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो मेन फार्मूला हम ये देख सकते हैं, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं बीच में, न्यू बार इजिकल टू RZ² 1/N1² माइनस 1/N2²। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। अब इस फॉर्मूले में क्या है, रीडबर्ग कांस्टेंट R आया था। तो R क्या है, यहाँ पर R को रीडबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं, जिसका थ्योरेटिकल वैल्यू होगा 109677 सेंटीमीटर इनवर्स और प्रैक्टिकल वैल्यू होगा 109737 सेंटीमीटर इनवर्स। इफ़ वैल्यू ऑफ R इज़ नॉट गिवन, अगर R का वैल्यू आपको नहीं दे रखा है तो आपको 109700 सेंटीमीटर इनवर्स रखना है न्यूमेरिकल्स के अंदर। उसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं जेड भी इस फॉर्मूले के अंदर आया था, जैसा कि आप देख रहे हैं CRZ²। तो ये जेड यहाँ पर क्या है, जेड यहाँ पर एटॉमिक नंबर को बताता है। इसी तरीके से न्यू जो है फ्रिक्वेंसी को बताता है और जो C है लाइट वेलोसिटी को बताता है। अब इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करते हैं हाइड्रोजन एटम के ऊपर क्या आता है। और हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक नंबर जो होता है जेड का वैल्यू वो 1 होता है। तो हम लिख सकते हैं न्यू बार इजिकल टू 1/λ। RZ² पहले फॉर्मूले में आ रहा था लेकिन जेड का वैल्यू 1 है, इसलिए 1 का स्क्वायर 1 होगा, इसलिए R यहाँ पर रह जाएगा 1/N1² माइनस 1/N2²। फिर R का वैल्यू हमने रख दिया 109677 1/N1² माइनस 1/N2² सेंटीमीटर इनवर्स में, ये आंसर आएगा। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर है वो है डी ब्रोगली ड्यूल नेचर ऑफ मैटर। ये हम बात कर लेते हैं कि डी ब्रोगली ने जो ड्यूल नेचर बताया मैटर का वो क्या है, क्या फॉर्मूला, क्या थ्योरी उसकी होती है। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली इलेक्ट्रॉन ऑल्सो शो ड्यूल नेचर, दैट इज इलेक्ट्रॉन इज फॉर्म्ड इन बोथ द पार्टिकल फाउंड इन बोथ द पार्टिकल एंड वेव फॉर्म। तो ये यहाँ पर क्या कहता है डी ब्रोगली कि
कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ड्यूअल नेचर यहाँ पर शो करता है, वो पार्टिकल की फॉर्म में भी शो करता है और वेव की फॉर्म में भी शो करता है। एक्सप्लेनेशन ऑफ इट्स पार्टिकल नेचर वाज गिवन बाय आइंस्टीन। इसका जो पार्टिकल नेचर है उसका एक्सप्लेनेशन आइंस्टीन साइंटिस्ट ने दिया और वेव नेचर का जो एक्सप्लेनेशन है वो मैक्स प्लैंक ने दिया। अब इसमें देख लेते हैं कि क्या मैक्स प्लैंक ने बताया, उसके बाद एक फॉर्मूला इसमें आएगा। अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लैंक ने क्या बताया था कि टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि ई वेव इजिकल टू एच न्यू फॉर्मूला हमें मिलेगा। ये इक्वेशन नंबर 1 हम इसको दे देंगे। ई यहाँ पर एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, एच जो है प्लांक कांस्टेंट है और न्यू जो है, ये जो न्यू आपको नज़र आ रहा है ये फ्रिक्वेंसी है। तो ये तो मैक्स प्लैंक ने बताया एनर्जी का फॉर्मूला, वेव नेचर जो शो करेगा। आइंस्टीन ने जो है टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बताई पार्टिकल नेचर के लिए, ई पार्टिकल इजिकल टू बताया mc²। ई इजिकल टू mc², एम फॉर मास है और सी इजिकल टू लाइट वेलोसिटी है। तो इससे हमें इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पर मिल जाएगी। तो 2 इक्वेशन हमें मिल चुकी है, एक मैक्स प्लैंक ई इजिकल टू एच न्यू और एक आइंस्टीन ई इजिकल टू mc²। इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे, क्योंकि दोनों में जो है टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया गया है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें, ई वेव इजिकल टू ई पार्टिकल। तो ई वेव हमने फॉर्मूला में देखा, इक्वेशन 1 में एच न्यू आया था और ई पार्टिकल mc² आया था। अब हम जानते हैं न्यू इजिकल टू फॉर्मूला क्या होता है, सी अपॉन लेमड़ा। तो हम न्यू की जगह यहाँ क्या रख देंगे, सी अपॉन लेमड़ा। ये हमने सी अपॉन लेमड़ा रख दिया और mc² रख दिया है। अब इसमें क्या करेंगे, सी जो है उसको सी से सी काट देंगे, तो यहाँ पर mc² की जगह mc रह जाएगा। तो फॉर्मूला में क्या मिल जाएगा, h अपॉन लेमड़ा इजिकल टू mc। और c जो है यहाँ पर v वेलोसिटी के इक्वल हम रख सकते हैं, वो हम आगे देखेंगे। तो लेमड़ा का फॉर्मूला अगर हम यहाँ पे निकालेंगे तो क्या आएगा, h अपॉन mc। इस mc को हम इधर ट्रांसफ़र कर देंगे और जो लेमड़ा है इधर चल जाएगा। तो लेमड़ा इजिकल टू h अपॉन mc आएगा। तो सिंपल सी इसने ड्यूअल नेचर में जो है दी ब्रोगली ने 2 तरह के नेचर बताया, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। 2 साइंटिस्ट में आए, मैक्स प्लैंक जिसने E इजिकल टू एच न्यू बताया और आइंस्टीन ने जो है E इजिकल टू mc² बताया। दोनों को हमने इक्वल किया, C से C को कट किया और हमें फॉर्मूला मिला लेमड़ा इजिकल टू h अपॉन mc। अब यहाँ C की जगह रखेंगे वेलोसिटी v। तो हमें जो फॉर्मूला मिल जाएगा, फाइनल फॉर्मूला जो इसके लिए मिलेगा वो क्या मिलेगा, लेमड़ा इजिकल टू h अपॉन mv। लेमड़ा इजिकल टू क्या मिल जाएगा, h अपॉन mv। mv जो होता है वो मोमेंटम के इक्वल होता है। अगर हम फॉर्मूला देखें तो मोमेंटम p इजिकल टू mv होता है, तो mv की जगह हम p रख सकते हैं। तो हमें फाइनल फॉर्मूला मिलेगा डे ब्रोगली का, लेमड़ा इजिकल टू h अपॉन p। यही डी ब्रोगली इक्वेशन या डी ब्रोगली रिलेशन कहलाता है। ये जो फाइनल फॉर्मूला हमें मिला है इसी को हम बोलेंगे डी ब्रोगली रिलेशन या डी ब्रोगली इक्वेशन हम इसे कहेंगे। लेमड़ा इजिकल टू h अपॉन p। लेमड़ा होता है वेवलेंथ, h होगा प्लांक कांस्टेंट और p होगा मोमेंटम। अब हम इम्पोर्टेंस की बात कर लेते हैं कि ये जो डी ब्रोगली रिलेशन आया इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्या इम्प्रूवमेंट इसकी हेल्प से हमने बोर मॉडल में किए या उसकी लिमिटेशंस कैसे दूर की। बोर मॉडल डिड नॉट एक्सप्लेन द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब हमने बोर मॉडल का स्टडी किया था तब एक फॉर्मूला आया था वहाँ पे एंगुलर मोमेंटम का, mvr इजिकल टू nh अपॉन 2 इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कौन, बोर, विच वाज एक्सप्लेन्ड बाय द डी ब्रोगली प्रिंसिपल। तो डी ब्रोगली प्रिंसिपल से हम इस फॉर्मूले को एक्सप्लेन कर सकते हैं, mvr इजिकल टू nh अपॉन 2 कैसे आया, तो हम इसको देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली इलेक्ट्रॉन एग्जिबिट्स बोथ। जो इलेक्ट्रॉन होता है वो 2 तरह के व्यवहार या बिहेवियर शो करता है, वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। ठीक है, तो डे ब्रोगली के अनुसार इलेक्ट्रॉन 2 नेचर शो करेगा, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। इसीलिए को हम ड्यूअल नेचर बोल रहे हैं, इसीलिए इस थ्योरी का नाम है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। व्हेन इलेक्ट्रॉन इज फाउंड इन वेव फॉर्म देन इट्स circumference is equal to its wavelength। ठीक है, when electron is found in wave form, जब इलेक्ट्रॉन वेव फॉर्म में होता है तो इसके जो सर्कमफेरेंस है वो किसके इक्वल होते हैं, वेवलेंथ के इक्वल होते हैं। ठीक है,
तो हम इसको एक फॉर्मूले से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इक्वल टू एन लेमड़ा, और यहाँ से लेमड़ा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी 2πr/n, ये एन इधर चला जाएगा तो 2πr/n आएगी। अब अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली ने क्या बताया, अभी हमने रिलेशन देखा था ऊपर, डी ब्रोगली रिलेशन लेमड़ा इजिकल टू h/p इजिकल टू h/mv। तो हम इसमें क्या करेंगे, लेमड़ा की वैल्यू पुट कर देंगे, ये जो लेमड़ा की वैल्यू आई है वो हम इस फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे, और लेमड़ा की वैल्यू क्या है h/mv। तो हमने यहाँ लेमड़ा की जगह क्या रख दिया, इस फॉर्मूले के अंदर h/mv इजिकल टू 2πr/n, क्या वैल्यू रख देंगे 2πr/n। और जब इस फॉर्मूले को सेटल डाउन करेंगे तो सेटल डाउन करने के बाद क्या होगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा mvr इजिकल टू nh/2π। तो ये जो फॉर्मूला हमने बनाया है इसी से बनाया है, ये फॉर्मूला, ये जो आप देख रहे हैं ये फॉर्मूला किससे बना है, इसी से बना है, mvr इजिकल टू nh/2π। तो इस तरीके से आज हमने जो है हाइड्रोजन की जो स्पेक्ट्रम है उसके बारे में स्टडी की और कैलकुलेशन ऑफ वेवलेंथ देखी रीडवर्थ फॉर्मूले के द्वारा। और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था सिलेबस के अकॉर्डिंग डी ब्रोगली ड्यूल नेचर, वो भी हमने इसमें स्टडी किया, और ये भी बताया कि ये डी ब्रोगली ड्यूल नेचर किस तरीके से हेल्प करता है बोर मेडल की जो लिमिटेशन थी उसको रिमूव करने के अंदर, कि भाई वो जो mvr इजिकल टू nh/2π फॉर्मूला है वो कैसे आया, उसका हमने अभी देखा फॉर्मूला किस तरीके से डेरिवेशन हुआ। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी यूनिट के नेक्स्ट टॉपिक के साथ।